नौवें भाव का राहु अगर अच्छा है तो बहुत आसानी से आप विदेश में सेटल हो जाएंगे। वास्तव में ऐसा व्यक्ति पारंपरिक मान्यताओं में नहीं रहता। ये नहीं सोचता कि मेरे पिताजी विष्णु मंदिर जाया करते थे इसलिए मैं भी विष्णु मंदिर जाऊंगा। ये कोई लॉजिकल नहीं है। संगी, ऐसे व्यक्ति कभी भी पेरेंट के या फैमिली बिजनेस को फर्दर फॉलो नहीं करते हैं। इनके विचार बिल्कुल अलग होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स की थिंकिंग होती है और कई दफा विदेश में जाकर के रहना, विदेश में जाकर के पढ़ना, ये सब चीज इनको बड़ा प्रिय होता है। ऐसी सिचुएशन के लिए तो ये पिता से भी लड़ सकते हैं कि जाऊंगा कैसे नहीं, पढ़ना तो है ही, हायर एजुकेशन कैसे नहीं करूंगा। वास्तव में यहाँ बैठा राहु कई दफा व्यक्ति को हायर एजुकेशन करने के लिए फोर्स करता है, और वो भी हायर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली की चीजों के प्रति समर्पण, और इन्हीं चीजों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन सब चीजों के बारे में पढ़ने के लिए लोग पागल होते हैं, इन चीजों की नॉलेज गैदर करते हैं। अदरवाइज भी ऐसे व्यक्ति दूर दूर की यात्राएं करना बहुत पसंद करते हैं, जहां तहां घूमते फिरते हैं और नई दुनिया देखते हैं, नई चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल अलग थॉट के व्यक्ति होते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। वास्तव में आज हम बात करने वाले हैं नवें भाव यानी कि भाग्य स्थान के राहु का और तृतीय भाव के केतु, या यूं बोल लें कि पराक्रम भाव के केतु का। और अगर ऐसा आपकी कुंडली में है तो आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है दोस्त। वास्तव में आपके भाग्य जबरदस्त तरीके से कई बार खुलते हैं जिंदगी में, कई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं जिसपे आपको बहुत गर्व होता है। आपको समझ में आती है कि देखो, मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई बड़ा पुण्य किया था जिसके चलते आज मैं ये हूं। इस तरह की गर्व आपको कई दफे महसूस होती है। मैंने तो कई सारी कुंडलियों में यह भी देखा है कि जिनके नवें राहुदेव होते हैं और कुंडली अच्छी है तो वो लोग आज विदेश में निवास कर रहे हैं, मेरे से कंसल्टेशन लेते रहते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे में भाग्य की प्रचुरता आपके पास में लगातार देखी जा सकती है। फिर भी क्या ये भाग्य आपको कभी भ्रमित भी कर रहा है, किया है? अगर हाँ तो परेशान मत होइए, बने रहिए हमारे साथ में आखिरी तक। मैं एक एक कर आज इस नवें राहु और तृतीय केतु के एक्सेस की विश्लेषण करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उन प्रॉब्लम्स के भी रेमेडीज आपको आज दे के जाऊंगा। अगर आपने वो कर लिया तो कारण नहीं है कि आप किसी परेशानी में फंसे रह जाएं। फिर बोल रहा हूं दोस्त, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। और अगर बेल बटन को नहीं दबाया है तो दबा लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं मित्र। अब मित्र, नवम भाव के राहु और तृतीय भाव के केतु को समझने के लिए आपने उस कहानी को तो सुना ही होगा जिसे वैदिक ज्योतिष में काफी फेमस माना गया है। वो है सौरभानु नाम के राक्षस के सर के कटने की कथा, जिसमें कि वो एक दैत्य राज हैं और उन्होंने अमृत पान के लिए मायावी स्वरूप देवताओं का धारण कर लिया और अमृत पान किया। ये बात सूर्य और चंद्रमा ने जाकर के भगवान विष्णु को बता दिया, और भगवान विष्णु ने आनन फानन में सुदर्शन चक्र से इनका गला काट दिया। परिणाम, क्योंकि ये अमृत पी चुके थे इसलिए सर भी जिंदा रहा और धड़ भी जिंदा रहा। सर राहु हो गया और धड़ केतु के नाम से हम जानते हैं। यहाँ आपको ये याद रखना है कि जो राहु हो गया वो राहु किसी व्यक्ति की बहिर्गमन, किसी व्यक्ति की इच्छाओं का सूचक है, और ऐसे में आपकी इच्छाओं में कितनी क्षमता है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका राहु कहाँ बैठा है, उसकी इंक्लिनेशन किस तरफ है। यहाँ बैठे राहु की इंक्लिनेशन नवम भाव के तरफ है, वहीं केतु जो धड़ है वो वास्तव में व्यक्ति की आंतरिक चेतना का प्रतीक है। व्यक्ति अंतर मन में कितना सुखी है, कितना फोकस्ड है, वो क्या क्या प्राप्त हो जाने से गदगद है और क्या क्या छोड़ना चाहता है, जबकि राहु क्या क्या प्राप्त करना चाहता है। यही चीजें राहु केतु को देख करके बताई जा सकती हैं। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि राहु आसक्ति है, चिपक जाने का नाम है चीजों से, और ऐसे में चीजों के प्रति भागना, चीजों के प्रति दौड़ना, ये सब राहु की एक बेसिक नेचर में है। अब मित्र, नवम भाव में राहु होने का क्या फल होता है अथवा तृतीय भाव में केतु होने का क्या फल होता है, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले जैसे आपने राहु के स्वरूप को समझा
राहु के विचार को समझा। राहु का विचार कभी भी धार्मिक नहीं होता और केतु सदैव अति धार्मिक होते हैं। लेकिन जब राहु नवम भाव में आ जाए तो जो नवम भाव की मूल मंत्राज हैं वो राहु पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। कारण राहु की एक और थ्योरी भी है जो आपने सुनी नहीं होगी। वो थ्योरी है कि राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की क्षमता को 4 गुना बढ़ा देते हैं। तो अभी राहु भाग्य भाव में बैठ गए। मैंने पहले ही बताया कि राहु इज एम्पलीफायर, ये एम्पलीफाई कर देता क्षमता को। यहाँ पे धर्म की क्षमता को वो एम्पलीफाई करेगा। ये जरूर है क्योंकि ये धार्मिक नहीं है, इसलिए कई बारी आपको नॉक करेगा कि अरे छोड़ना, अरे ऐसे थोड़ी ही धर्म होता है, अरे कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है, क्यों तू बार बार मंदिर में जाके मत्था टेकाता है, अरे कर्म कर ले भाई, वो गरीब की मदद कर दे। इस तरह की सोच आपके दिमाग में ये बार बार नॉक करता है। सिर्फ यही नहीं, वो डिफरेंट थॉट हो सकते हैं। वो कभी बोल सकता है कि अरे मैं हॉस्पिटल को ही तो मंदिर मानता हूँ, तुम तो बेवकूफ हो, भगवान की मूर्त में जाते हो सर नवाने के लिए। इस तरह की थॉट भी राहु की होती है। लेकिन अगर इसको और गहरे उतर के समझें तो आपको नवम भाव को और अच्छे से समझने की जरूरत होगी। और नवम भाव कारक किन किन चीजों का है, तो अगर गौर करके देखेंगे तो उस कारकत्व से पहले आपने यह समझ लेना चाहिए कि नवम भाव के जो वास्तविक लॉर्ड हैं वो गुरु हैं। और ऐसे में गुरु की गुरुत्व इस भाव में होती है। परिणाम ये होता है कि ऐसे व्यक्ति को कई दफे एक रेबेल गुरु मिल जा सकता है, एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला गुरु मिल जा सकता है जो इसकी सोच को और प्रोवोक करता है कि हाँ तुमने सही सोचा, हाँ तुमने सही सोचा कि हॉस्पिटल में भगवान होता है, मंदिरों में थोड़ी ही, वहां तो जस्ट एक मूर्त है, तुम जाके सेवा करो गरीबों की, निसहायों की, असहायों की, तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा दोस्त। इस तरह की बातें करने वाला व्यक्ति आपको मिल जाए, कोई ठिकाना नहीं। और अगर नवम भाव के कारकत्व को देखेंगे तो सिर्फ गुरु नहीं, वास्तव में वहां विद्या भी है। और आपको जो विद्या पसंद आती है वो विद्या कौन सी है, वो विद्या वास्तव में टेक्नोलॉजी की है। ऐसे में वो मित्र बंधु जो सक्सेस को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, जिनका नवम में राहु है और परेशान फिर रहे हैं, आपके लिए एक रामबाण सॉल्यूशन तो अभी देता हूं। टेक्नोलॉजी को पकड़ लीजिए, नेटवर्किंग को पकड़ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को पकड़ लीजिए, इस पे तेज हाथ चलाने को प्रैक्टिस कीजिए, इस पे तेज दिमाग चलाने को प्रैक्टिस कीजिए, एआई को यूज कीजिए क्योंकि एआई भी राहु है। और ये सब अगर आप कर पाए तो आप असीम क्षमतावान हो जाएंगे, आपके भाग्य पलट जाएगी, आप परेशानी से झटके में बाहर आ जाएंगे। ये बहुत साफ है। तदुपरांत नवम भाव हायर एजुकेशन का है। ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा की प्राप्ति करता है जिसके नवम में राहु होते हैं। तदुपरांत 9th हाउस राहु वाले व्यक्ति जो हैं वो आध्यात्मिकता, नैतिकता, कानून, लॉजिक्स, इस सब के बड़े सपोर्टर होते हैं। एक अलग सी तार्किक क्षमता होती है इनके अंदर, बहुत ज्यादा तर्क और वितर्क में लगे रहेंगे। क्योंकि राहु है इसलिए वितर्क भी बोल दिया साथ में, अदरवाइज सामान्यतया तर्क ही होता है ये। तत्पश्चात ऐसे 9th राहु वाले लोग रोमांचक यात्राओं में, रोमांचक खेलों में जो दूर दूर जाके किए जाते हैं, जाइंट व्हील पे झूला झूलना या दूर विदेशों में एयरवेज से ट्रैवल करना, अजीब अजीब सी रोमांचक इच्छाएं आपको बहुत पुश करती हैं नए करतब करने के लिए, नए चीजों को टेस्ट एंड ट्राई करने के लिए। आपका कई दफे ध्यान प्रकाशन और प्रसारण की तरफ भी जाता है। ऐसे में जिनका 9th हाउस में राहु होता है वो मित्र बंधु अपनी किताबें पब्लिश करते हैं, संग ही देवी देवताओं के ऊपर बहुत सारे पुस्तक लिखते हैं, अन्यथा भगवान कुछ नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत सारी थियरीज और बहुत सारी किताब लिखते हैं। ऐसे लोग कई दफा बहुत नैतिक होते हैं और कानून के अच्छे ज्ञाता होते हैं, लॉजिक्स के मास्टर होते हैं। किंतु अगर यही राहु खराब है तो व्यक्ति इन सारे चीजों से बड़ा ही सफर करता है। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट आपके शरीर के कूल्हे, जांग, पांव के ऊपर वाले पोर्शन, इन सब में कष्ट झेलता है, इससे कष्ट में रहता है। इनको साइटिका और लीवर की बीमारियां रहती हैं। ये सब काफी सामान्य बातें हैं जो नवम राहु और तृतीय केतु एक्सिस वालों के साथ देखी गई हैं। तो मित्र ये तो हुई बेसिक बातें। अब ये समझें कि ये राहु खराब कब होता है और अच्छा कब होता है। तो समझें इस बात को कि यहाँ जहां राहु बैठे हैं आपके नवम भाव या भाग्य भाव बोल रहे हैं इसको, इस भाव में जो राशि होगी, अगर वो राशि 2, 3, 6, 7, 10, 11 है तो ये राहु अति उत्तम है आपके लिए। अन्यथा 1, 4, 5, 8, 9 अथवा 12 है तो ये राहु के लिए अच्छी राशियां नहीं मानी जाती।
ऐसे में राहु अपना पूरा प्रभाव नहीं डाल पाते, अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाते, शुभ प्रभाव नहीं डाल पाते। परिणाम आप इन्हीं चीजों से सफर करते हैं। परिणाम आपकी हायर एजुकेशन खराब हो जाती है, बीच में ही छूट जाती है पढ़ाई। अन्यथा दूर की यात्राओं में ट्रबल फेस करते हैं। आपकी जो थॉट्स होती हैं वो प्रॉपर रेबल हो जाती हैं और समाज के विरुद्ध हो जाती हैं। ऐसे में समाज आपको गलत नजरिए से देखता है। अन्यथा आप टेक्नोलॉजी से एक्विंटेड नहीं होते, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण साथ नहीं देते, बहुधा जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। कुछ ना कुछ ट्रबल्स आपके मोबाइल फोन में, आपके चार्जर्स में हमेशा लगा रहता है। आपकी सोशल मीडिया पे कमेंट उल्टी सुल्टी हो जाती है। परिणाम आपको बहुत एडवर्स झेलना पड़ता है। अच्छा है अगर ये चीजें अभी तक आपको झेलनी नहीं पड़ी हैं तो अभी मैं आगे राहु इन 9th हाउस एंड केतु इन 3rd हाउस के 5 रेमेडीज बताऊंगा। अगर आपने कर लिया तो निर्विवाद आप प्रॉब्लम से बाहर हो जाएंगे। लेकिन मित्र, रेमेडी समझने से पहले आप मुझे जरूर बताएं कि आपके राहु जो 9वें भाव में है वहां पे राशि कौन सी लिखी है। कारण कि अगर मेरे पास कुछ समय रहा तो मैं अपने ओपिनियन दे पाऊंगा कि ये राहु वास्तव में अच्छे हैं या खराब हैं, या आपको इसके उपाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अतः आप अपनी जन्म कुंडली को खोल के एक बार चेक करें और यहाँ कमेंट में डालें। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब ये देखें कि यहाँ बैठे राहु देव देखते कहाँ कहाँ हैं, इनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ती है। तो वास्तव में राहु के 5th, 7th और 9th दृष्टि होती है। अगर यहां से देखेंगे तो 5th दृष्टि लग्न पे पड़ेगी और लग्न से आपके विचार में कुछ मतिभ्रम क्रिएट करेंगे, आपको कंफ्यूजन्स देंगे, जिससे बचने की जरूरत होगी। तदोपरांत 7th दृष्टि आपके 3य भाव पे होगी, जो कि पराक्रम का भाव भी है। और ऐसे में कई दफा आप पराक्रम करने से चूक जाएंगे अथवा कई दफा आप कुछ ज्यादा ही प्रभावी हो जाएंगे। परिणाम आपके छोटे भाई बहनों पे बुरा पड़ेगा। अननेसेसरी आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लीगल मैटर्स में आप उलझ सकते हैं। इन चीजों से केयर करने की जरूरत होगी। राहु देव की 9वीं दृष्टि आपके 5th भाव पे होगी, जो कि पूर्व जन्म से पुण्य का भाव है, आपके संतान का भाव है, प्यार मोहब्बत का भाव है, लव का भाव है। ऐसे में इन सारे चीजों से संबंधित कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने में आ सकते हैं। मेरी एडवाइस है कि अपने प्यार मोहब्बत के प्रति थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी बरतें, छल छद्म से बचें। और दूसरी एडवाइस है मेरी कि अगर आपके संतान हैं तो स्पेशली पुत्र संतान की थोड़ी सी अधिक केयर करें। कारण ये भाव सूर्य का भाव है, जिस पे राहु की दृष्टि को अच्छा नहीं माना गया है। अब मित्र, ये तो हुई बेसिक बातें, लेकिन अगर आप वास्तव में राहु के 9वें प्लेसमेंट से परेशान हो रहे हैं, आपको लग रहा कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आप हमेशा ही प्रॉब्लम से दो चार होते रहते हैं, ऐसी हालत में आपके लिए जो अचूक रामबाण औषधि है वो है दुर्गा माता का ध्यान करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना। अगर पूरी पाठ ना कर पाए तो कम से कम एक अध्याय नित्य किया करें, अन्यथा नवार्न मंत्र का ध्यान करें। राहु के मंत्र में जो खास मंत्र है वो है ओम रांग राहुवै नमः। इसका नित्य किसी भी शनिवार से 108 बार जाप संध्या काल किया करें। तत्पश्चात भगवान गणेश को 3 दुर्बा किसी भी बुधवार से नित्य चढ़ाएं। आपके लिए चौथा लाल किताब के टोटकों का उपाय है, वो है चांदी का एक सिक्का सदैव अपने पर्स में रखें। आपके लिए लाल किताब के टोटकों का जो दूसरा उपाय है वो है कि धर्म स्थान पे गरीबों को कुछ सिक्का, कुछ पैसे दान किया करें। तदोपरांत आपके लिए जो 5वां इंपॉर्टेंट उपाय है वो है कि एक अच्छा 9-मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में पिरोकर अपने गले में धारण करें, किसी भी रविवार को अथवा गुरुवार को। ऐसा करने से भी आप राहु के कष्टों से बाहर निकल जाते हैं। अन्यथा आपके लिए जो रामबाण रत्न है वो है गोमेद। एक अच्छा सिलोनी गोमेद अपनी मध्यमा अंगुली में किसी भी रविवार को धारण करें। ऐसा करने से भी आप यथाशीघ्र राहु के कष्ट से बाहर आ जाते हैं। हालांकि याद रखें, मैं रत्न धारण करने की सलाह बिना कुंडली देखे नहीं देता। अब मित्र, आपके लिए जो प्रो टिप्स हैं उसमें पहला है कि किसी से झूठे वादे ना करें। दूसरा है कि धर्म को लेकर के नास्तिक होने का दिखावा ना करें। और तीसरा जो सर्व प्रमुख है वो है कि मगरमच्छ जो होता है ना, उसकी पूंछ में बहुत ताकत होती है। तो राहु के पूंछ में भी बहुत ताकत होती है। ऐसे में अपने शक्ति का
दुरुपयोग पराक्रम दिखाने के लिए ना करें, अपने छोटे भाई बहनों पे, अपने समाज पे, अपने सबऑर्डिनेट्स पे ना करें। अगर आप मेरी बात को मानेंगे तो आप बहुत सारे परेशानियों से बच के निकल जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ है आपके साथ, आपने मेरे बताए हुए उपायों का पालन किया है और सफलता मिली है, तो यहाँ आके जरूर लिखिएगा ताकि बाकी लोगों को भी पॉजिटिव ऊर्जा मिल पाए। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। राधे राधे।